अपनी खाने की थाली के बारे में जरा सोचिए। हाँ। एक आम सी थाली जिसमें शायद रोटी है, थोड़ी दाल, आलू की सब्जी और थोड़े चावल। ये देखने में कितना सामान्य लगता है ना। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इसी थाली में हमारे अस्तित्व की पूरी कहानी छुपी है। वाओ। आज हम इसी थाली की कहानी की पड़ताल करेंगे। हाँ। ये रोटी आई कहां से, हाँ। ये दाल क्या है, और ये आलू जिसे हम सब्जी समझते हैं, क्या वो सच में सब्जी है? और देखिए, इस पड़ताल के लिए हमारा जो शुरुआती बिंदु है वो बहुत दिलचस्प है। हाँ? ये कक्षा 6 की विज्ञान की किताब का एक अध्याय है। हाँ। अब कोई भी सोच सकता है कि भाई छठी क्लास की किताब में क्या गहराई होगी। सही बात है। पर असल में सबसे गहरे सच अक्सर सबसे सरल भाषा में ही तो मिलते हैं। ये अध्याय हमें भोजन के बारे में उन बुनियादी सच्चाइयों से मिलाता है जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में भूल ही जाते हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन यही है, इस सरल जानकारी को एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करना और ये समझना कि हमारी प्लेट में रखा खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं है। ये एक पूरी वैज्ञानिक और सांस्कृतिक कहानी है। हाँ, तो चलिए इस थाली को डिकोड करना शुरू करते हैं। पहला और सबसे बुनियादी सवाल, भोजन है क्या? तो किताब में इसकी परिभाषा बहुत सीधी दी गई है। क्या है? भोजन वो है जिसे हम खाते हैं और ये हमें 4 मुख्य चीजें देता है। 4 चीजें? ऊर्जा, शरीर का विकास, स्वास्थ्य और रोगों से लड़ने की शक्ति। और दिलचस्प बात यह है कि आज की पूरी वेलनेस इंडस्ट्री, चाहे वो सुपर फूड्स हो, ऑर्गेनिक फूड हो, हाँ। या कोई खास डाइट प्लान, इन्हीं 4 स्तंभों पर टिका है। हर कोई आपको बेहतर ऊर्जा, बेहतर विकास, बेहतर स्वास्थ्य या बेहतर सुरक्षा बेचने की कोशिश कर रहा है। एकदम। जो कि भोजन का सबसे बुनियादी काम है। यह हमें याद दिलाता है कि फैंसी लेबल से पहले भोजन का असली मकसद हमारे शरीर को चलाना और उसकी देखभाल करना है। तो अगर भोजन हमारे शरीर के लिए इतना जरूरी है, तो अगला सवाल जाहिर है, हमें इसकी जरूरत क्यों है? किताब ने इसे और तोड़ा गया है। पहला, ऊर्जा के लिए। चलने, फिरने, सोचने, हर काम के लिए जो ईंधन चाहिए वो भोजन से आता है। सही है। दूसरा, शरीर के विकास के लिए। एक छोटे बच्चे से वयस्क बनने का पूरा सफर वो इसी भोजन की नींव पर टिका है। और तीसरा कारण जो मुझे हमेशा बहुत आकर्षक लगता है, वो है शरीर की टूट फूट की मरम्मत। टूट फूट की मरम्मत? हाँ, ये सुनने में बहुत साधारण लगता है, पर असल में ये एक बहुत ही खूबसूरत जैविक प्रक्रिया है। अच्छा। जिसे हम कोशिकीय पुनराजनन कहते हैं। हमारा शरीर हर पल खुद को फिर से बना रहा होता है। आपकी त्वचा हर कुछ हफ्तों में नई हो जाती है। आपका लिवर खुद को ठीक कर सकता है। अरे वाह। तो इस पूरी रिसाइकलिंग और रीबिल्डिंग प्रक्रिया का जो कच्चा माल है वो हमारी थाली से आता है। बिल्कुल। हमारा शरीर एक तरह से एक स्थायी कंस्ट्रक्शन साइट है और भोजन उसका रॉ मटेरियल है। हाँ, यूं समझिए। ये तो सोचने का बिल्कुल नया नजरिया है। और चौथा कारण है बीमारियों से बचाव, यानी हमारा इम्यून सिस्टम। तो ऊर्जा, विकास, मरम्मत और सुरक्षा, ये 4 कारण हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये जादुई चीज, ये भोजन आता कहां से है? इसका जवाब भी किताब बहुत साफ तौर पर देती है। दुनिया के लगभग सारे भोजन को हम 2 मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं। 2 श्रेणियों में? एक जो हमें पौधों से मिलता है और दूसरा जो हमें पशुओं से मिलता है। ये वर्गीकरण भोजन को समझने का सबसे बुनियादी तरीका है। और जब मैं अपनी थाली को देखता हूँ, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, तो ये साफ हो जाता है कि मेरा ज्यादातर भोजन पौधों से ही आ रहा है। किताब में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि अधिकांश भोजन पौधों से ही प्राप्त होता है। बिल्कुल। पौधों से मिलने वाले भोजन की सूची तो बहुत लंबी है। अनाज जैसे गेहूं जिसे रोटी बनती है और चावल। हाँ। दालें जैसे अरहर, चना या मूंग, सब्जियां और फल, और यहाँ तक कि तेल जिससे हम सब्जी पकाते हैं, चाहे वो सरसों का हो, सूरजमुखी का या मूंगफली का, वो भी पौधों से ही आता है। सही बात है। फिर दूसरी श्रेणी आती है पशुओं से मिलने वाले भोजन की, जैसे दूध जिससे दही और घी बनता है, जो अक्सर हमारी थाली का हिस्सा होता है। हाँ, अंडा, मांस, मछली और शहद भी इसी श्रेणी में आते हैं। इस तरह बांटने से ना हमें खाने की पूरी चेन आसानी से समझ में आ जाती है। वो उगता कहाँ है और हम तक कैसे पहुंचता है। ठीक है, तो भोजन पौधों और पशुओं से आता है, ये तो स्पष्ट है। लेकिन यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प होती है, खासकर जब हम पौधों की बात करते हैं। हम अक्सर ये नहीं सोचते कि जब हम कोई सब्जी खा रहे होते हैं तो हम असल में पौधे का कौन सा हिस्सा खा रहे हैं। और यहीं पर कुछ बहुत चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं। ये वो हिस्सा है जहां रोजमर्रा का ज्ञान और विज्ञान टकराते हैं। हाँ,
जैसे मेरी थाली में आलू की सब्जी है, मैं तो हमेशा से आलू को एक जड़ वाली सब्जी मानता आया हूं, जैसे गाजर या मूली। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन किताब कहती है कि आलू एक तना है। एक मिनट, आलू तना है? इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें जड़ वाले पोषक तत्व नहीं होते? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। वनस्पति विज्ञान के हिसाब से आलू एक भूमिगत तना है, जिसे कंद या ट्यूबर कहते हैं। ट्यूबर? हाँ, पौधे ने इसे अपनी ऊर्जा स्टोर करने के लिए एक भूमिगत गोदाम या बैटरी पैक की तरह बनाया है। और हम इंसान उसी संग्रहित ऊर्जा, जो मुख्य रूप से स्टार्च होती है, उसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। इसीलिए दुनिया भर में आलू ऊर्जा का इतना बड़ा स्रोत है। गाजर और मूली जड़ें हैं, उनका काम जमीन से पानी और पोषक तत्व खींचना है, जबकि आलू का काम ऊर्जा को स्टोर करना है। तो दोनों का काम अलग है? हाँ, इसीलिए उनकी बनावट और पोषण भी थोड़ा अलग होता है। ये तो सचमुच एक आहा पल है। मतलब हम पौधे का बैटरी पैक खा रहे हैं। अच्छा, तने का दूसरा उदाहरण गन्ना है, जिससे चीनी बनती है। वो भी ऊर्जा का भंडार है। बिल्कुल। ठीक है, तो हम जड़ें खाते हैं, गाजर, तना खाते हैं, आलू, और क्या, हम पत्तियां खाते हैं, पालक, मेथी, पत्ता गोभी। हम फूल भी खाते हैं, फूल गोभी इसका सबसे सीधा उदाहरण है। और फिर हम फल खाते हैं। और यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आता है। बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि टमाटर क्या है? सब्जी। जाहिर है हम उसे सब्जी में डालते हैं। हमारी रसोई तो यही कहती है, लेकिन वनस्पति विज्ञान की परिभाषा के अनुसार टमाटर एक फल है। क्या? हाँ, विज्ञान कहता है कि पौधे का वो हिस्सा जो फूल से विकसित होता है और जिसके अंदर बीज होते हैं, वो फल कहलाता है। ये तो रसोई और लैब के वर्गीकरण का एक क्लासिक अंतर हो गया। एकदम। सच में मैं तो पूरी जिंदगी उसे सब्जी समझकर खाता रहा हूं। मतलब मेरी थाली में जो दाल चावल हैं वो बीज हैं, रोटी जिस गेहूं से बनी वो भी बीज है, आलू की सब्जी तना है, और अगर उसमें टमाटर है तो वो असल में एक फल है। हाँ, ये तो पूरी थाली का नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। और ये हमें प्रकृति की दक्षता दिखाता है। सोचिए, हम पौधे के हर हिस्से का इस्तेमाल कर रहे हैं। जड़, तना, पत्ती, फूल, फल और बीज, सब कुछ। एक ही पौधे के कई हिस्से भोजन हो सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सरसों का पौधा। हम उसके बीजों से तेल निकालते हैं और उसकी पत्तियों का साग बनाते हैं। हाँ, या धनिया, हम उसकी पत्तियों, तने और बीजों, मतलब सूखे धनिये का भी इस्तेमाल करते हैं। प्रकृति में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। तो ये जो वर्गीकरण है कि हम पौधे का कौन सा हिस्सा खाते हैं, ये हमारी खाने की आदतों से जुड़ा है। और यहीं से एक और वर्गीकरण निकलता है जो हम इंसानों पर लागू होता है, शाकाहारी और मांसाहारी। हाँ, किताब में परिभाषा बहुत साफ है। जो लोग पौधों से मिलने वाला भोजन खाते हैं वो शाकाहारी हैं। ठीक है। और जो लोग पशुओं से मिलने वाला भोजन भी खाते हैं वो मांसाहारी हैं। ये भोजन के स्रोत पर आधारित एक सीधा सा वर्गीकरण है। लेकिन ये सिर्फ व्यक्तिगत पसंद का मामला नहीं है। भारत में ही हम देखते हैं कि अलग अलग जगहों पर लोगों की खाने पीने की आदतें बहुत अलग है। बहुत अलग। पंजाब का खाना केरल के खाने से बिल्कुल जुदा है। ऐसा क्यों है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और किताब इसके 3 मुख्य कारण बताती है: जलवायु, क्षेत्र और संस्कृति। जलवायु, क्षेत्र और संस्कृति। हाँ, ये तीनों मिलकर किसी जगह के भोजन का चरित्र तय करते हैं। जैसे तटीय इलाकों में, मान लीजिए केरल या बंगाल, वहाँ की जलवायु नारियल और चावल की खेती के लिए बहुत अच्छी है। समुद्र पास होने की वजह से मछली आसानी से उपलब्ध है, इसलिए वहाँ के भोजन में आपको चावल, नारियल और मछली का प्रमुखता से इस्तेमाल मिलेगा। और अगर हम उत्तर भारत की बात करें, जैसे पंजाब या उत्तर प्रदेश, तो वहाँ की जमीन गेहूं और सरसों की खेती के लिए ज्यादा उपयुक्त है। सही है। दूध और उससे बनी चीजों का उत्पादन भी ज्यादा होता है, इसलिए वहाँ के खाने में रोटी, सरसों का तेल और डेयरी उत्पादों का दबदबा है। बिल्कुल, ये सीधे सीधे उस क्षेत्र की कृषि और भूगोल से जुड़ा है। और फिर इसमें तीसरा और सबसे मजेदार पहलू जुड़ता है, संस्कृति। हाँ, हमारे त्योहारों पर बनने वाले विशेष पकवान, शादियों में बनने वाला खाना, रोज के खाने के तरीके, ये सब हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। बिल्कुल। मुझे याद है बचपन में जब मैं अपनी नानी के घर जाती थी तो वहाँ का खाना बिल्कुल अलग होता था। वजह साफ थी, वहाँ जो उगता था वही पकता था। हमारी संस्कृति का स्वाद हमारे मिट्टी से ही आता है। हाँ, इसीलिए किताब में ये रेखांकित किया गया है कि भारत में भोजन की बहुत विविधता पाई जाती है।
ये सिर्फ एक तथ्य नहीं, ये हमारी सांस्कृतिक समृद्धि का एक स्वादिष्ट प्रतिबिंब है। बहुत खूब। तो ये सिर्फ क्या खाते हैं उसकी बात नहीं है, बल्कि कैसे खाते हैं ये भी महत्वपूर्ण है। मेरी थाली में जो दाल चावल सब्जी है वो पकी हुई है, लेकिन साथ में सलाद कच्चा भी हो सकता है। तो ये कच्चा और पका हुआ, इसका क्या विज्ञान है? ये मानव विकास का एक बहुत बड़ा कदम था। किताब बताती है कि पका हुआ भोजन आसानी से पचता है। अच्छा। पकाने की प्रक्रिया यानी गर्मी भोजन के जटिल कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को सरल रूपों में तोड़ देती है। इससे हमारे शरीर के लिए उनमें से पोषक तत्वों को सोखना आसान हो जाता है। और दूसरा फायदा? दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी फायदा है सुरक्षा। पकाने से भोजन में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया और कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। लेकिन आजकल रॉ फूड डाइट का बहुत चलन है, जिसमें सब कुछ कच्चा खाने पर जोर दिया जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम विकास की दौड़ में पीछे जा रहे हैं? ये एक दिलचस्प बहस है। ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है। ये सच है कि बहुत ज्यादा पकाने से कुछ विटामिन जैसे विटामिन सी नष्ट हो सकते हैं। रॉ फूड डाइट के समर्थक इसी बात पर जोर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पकाने से लाइकोपीन जो टमाटर में होता है जैसे कुछ पोषक तत्व शरीर के लिए ज्यादा उपलब्ध हो जाते हैं। अच्छा। और सुरक्षा का पहलू तो है ही। तो खाना पकाना सिर्फ स्वाद बढ़ाने की कला नहीं, ये भोजन को हमारे शरीर के लिए ज्यादा उपयोगी और सुरक्षित बनाने का विज्ञान है। ये तो बहुत गहरी बात है। आग की खोज और उस पर खाना पकाना सीखने ने ही इंसान को इतनी ऊर्जा दी कि हमारा मस्तिष्क विकसित हो सका। और यहीं पर किताब हमें एक और महत्वपूर्ण अवधारणा से मिलवाती है, संतुलित भोजन। हाँ, इसकी परिभाषा दी गई है कि ऐसा भोजन जिसमें सभी आवश्यक तत्व हों। और यह बिंदु हमारी पूरी चर्चा को एक साथ ले आता है। यह हमारी समझ को क्या और कहां से, कैसे और कितना की ओर ले जाता है। अच्छा, कैसे? अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हम पौधे खा रहे हैं या पशु, या कच्चा खा रहे हैं या पका हुआ। अब सवाल यह है कि क्या हमारे भोजन में ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट और वसा, शरीर की मरम्मत के लिए प्रोटीन और सुरक्षा के लिए विटामिन और खनिज सही मात्रा में है? सब कुछ सही अनुपात में। हाँ, और हमारी पारंपरिक भारतीय थाली अनजाने में ही सही संतुलित भोजन का एक शानदार उदाहरण है। वो कैसे? जरा समझाइए। अपनी थाली को फिर से देखिए। रोटी या चावल से आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, यानी ऊर्जा। हाँ, दाल से आपको प्रोटीन मिल रहा है, मरम्मत और विकास के लिए। बिल्कुल। सब्जी से आपको विटामिन और खनिज मिल रहे हैं, यानी सुरक्षा। और अगर आपने थोड़ा घी डाला है तो उससे आपको वसा मिल रहा है, जो ऊर्जा का एक और स्रोत है। वाह, ये तो एक संपूर्ण पैकेज है। हाँ, जिसे पीढ़ियों के ज्ञान ने तैयार किया है। ये पोषण विज्ञान का अमली रूप है जो हमारी रसोई में रोज पकता है। तो इन सब का क्या मतलब है? आज हमने एक साधारण भारतीय थाली को डिकोड करने के सफर पर कक्षा 6 की एक किताब की मदद से भोजन की दुनिया की पड़ताल की। हमने देखा कि भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि हमें ऊर्जा देने, हमारा विकास करने, हमारे शरीर की मरम्मत करने और हमें बीमारियों से बचाने के लिए जरूरी है। हमने ये भी जाना कि हमारा ज्यादातर भोजन पौधों से आता है और हम पौधों के हर हिस्से का इस्तेमाल करते हैं, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल और बीज। और इस प्रक्रिया में हमने कुछ आम धारणाओं को भी तोड़ा, जैसे आलू का तना होना और टमाटर का फल होना। हाँ, और अंत में हमने समझा कि हमारी थाली का स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं, बल्कि उस जगह की जलवायु, भूगोल और संस्कृति से तय होता है। बिल्कुल। और कैसे खाना पकाने की एक सरल क्रिया हमारे भोजन को ज्यादा पौष्टिक और सुरक्षित बनाती है। और एक संतुलित थाली का विचार आधुनिक पोषण विज्ञान का आधार है। सही बात है। और आज की चर्चा के आधार पर मैं सुनने वालों के लिए एक छोटा सा विचार या एक किचन एक्सपेरिमेंट छोड़ना चाहूंगी। जरूर। स्रोत ने हमें बताया कि एक ही पौधे के कई हिस्से खाए जा सकते हैं। अगली बार जब कोई अपनी रसोई में हो तो जरा ध्यान से देखें। धनिया का उदाहरण हमने लिया, पत्ती, तना और बीज सब इस्तेमाल होता है। क्या अपनी रसोई में ऐसा ही कोई और जीरो वेस्ट पौधा ढूंढा जा सकता है? शायद मेथी या मूली, जिसके पत्ते भी खाए जाते हैं। हाँ, मूली के पराठे बनते पत्तों से। बिल्कुल।